परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूँ एजुकेटर शरण्या और जैसे कि सबको पता है मैं यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ। तो आज की जो क्लास है ये साइंस जो हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे फिजिक्स का एंड वहां से टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। जैसे आज हम पहले क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पावर क्या होती है, वो किस टाइप से हमें हेल्प करता है एंड फिर उसके रिलेटेड बाकी सारी चीज पढ़ेंगे। ओके, तो न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या पता चलता है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होता क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एनर्जी ऐसा है जिसमें हमारे केमिस्ट्री में जैसे पढ़ा था कि हर एक मेटेरियल के अंदर एटम होते हैं, तो ये एटॉमिक लेवल पे जाके काम करता है। तो एटम से जो एनर्जी निकालते हैं, न्यूक्लियस से जो एनर्जी निकलता है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। बहुत ही सिंपल टर्म है, इसे कहा जाता है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड एनर्जी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो एटॉम के अंदर जो न्यूक्लियस है या फिर न्यूक्लियाई है वहां से जो एनर्जी निकलता है उसे न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियस में न्यूक्लियस और एटम उसमें यूटिलाइज होती है। तो ये जो रिलीज होता है वो आइदर फिशन प्रक्रिया में रिलीज होती है या फिर फ्यूशन के प्रक्रिया में रिलीज होती है। फिशन या फिर फ्यूशन, ये दोनों मेथड से न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो सकता है, निकल सकता है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है कहां कहां यूज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिशन और फ्यूशन। तो न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होता है जो दो टाइप के हैं, जैसे कि हमने फिशन और फ्यूशन का पढ़ा। तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूशन ये दोनों टाइप के न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, शस्त्र हो सकता है, मेडिसिन हो सकते हैं जहां पे रेडियो एक्टिविटी को यूज किया जाता है। किस लिए? हमारे मेडिकल साइंस में जैसे कि कुछ कुछ कैंसर सेल्स होते हैं उसको मारने के लिए रेडियो एक्टिविटी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इसे रेडियोथेरेपी कहते हैं। तो मेडिसिन में यूज होती है, स्मोक डिटेक्टर्स में यूज होती है, गन साइट्स में यूज होती है। तो डिफरेंट एरियाज में ये न्यूक्लियर एनर्जी यूज होता है। तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की इवोल्यूशन कैसे हुई? सबसे पहले 1896 में सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने क्या किया, इन्होंने यूरेनियम के जो सॉल्ट है, जैसे सोडियम के सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं, वैसे यूरेनियम के सॉल्ट को डिस्कवर किया था फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस में। ठीक है, तो ये फॉस्फोरेसेंस देख रहे थे, तो इस टाइम पे इन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो इसीलिए रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है, मेजरिंग यूनिट है, उसको बेकरेल कहा जाता है। तो ये भी चीज हमें जानना है, जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी यूनिट है, उस यूनिट का नाम क्या है, हेनरी बेकरेल के नाम पे बेकरेल है। ठीक है, लेटर बाद में मेरी कुरी एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जिन्होंने मतलब फर्स्ट ऐसी महिला है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो इनके और इनके हस्बैंड दोनों को नोबेल प्राइज मिला था। तो पियर कुरी एंड मेरी कुरी इन दोनों ने इन्वेस्टिगेशन किया और रेडियो एक्टिविटी के ऊपर एंड डिस्कवर किया है जो मटेरियल्स होते हैं रेडियो एक्टिविटी में उसमें 3 टाइप के रेज निकालते हैं। तो जो न्यूक्लियस है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होती है, वहां से 3 टाइप के अलग अलग रे निकलते हैं। ठीक है, जिसे अल्फा रे कहा जाता है, बीटा रे कहा जाता है एंड गामा रे कहते हैं। ठीक है, बाद में पता चला कि ये जो रेडिएशन निकलते हैं वो रेडियो एक्टिव डीके के वजह से निकलते हैं और इसके आयोनाइजिंग इफेक्ट है। मतलब ये अगर लॉन्ग टर्म किसी जगह से निकल रहा है तो उसमें हेल्थ हैजार्ड हो सकता है। इवन जहां से ये पियर कुरी मेरी कुरी जिस यूरेनियम का जो पार्टिकल था, जो मटेरियल था, उससे ये रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर किया था, उनके घर पे, उनके बॉडी पे पूरा रेडियो एक्टिविटी भरा हुआ है एंड अभी भी उनके जो कब्र है
उसको मतलब उसमें रेडियोएक्टिविटी इतना ज्यादा है कि उसको अभी बंद करके रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज हमें जानना होगा कि आयोनाइजिंग इफेक्ट है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर आपको कोई प्रोटेक्शन के अलावा अगर आपकी रेडियोएक्टिविटी की एक्सपोजर हो जाती है तो ठीक है, तो ये हार्मफुल होते हैं। अब रेडियोएक्टिविटी क्या होती है? अनस्टेबल जितने एटम्स है, जैसे ये अनस्टेबिलिटी कैसे पता चलता है? न्यूक्लियस में एक रेशियो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड बाई प्रोटॉन, ये एक रेशियो होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि एटम के अंदर न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक रेशियो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है एटॉमिक नंबर, ये है एटॉमिक नंबर, ये है मास नंबर है एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। तो ये जब थोड़ा ज्यादा चेंज हो जाता है तो तब क्या होती है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस आइदर अल्फा रे और बीटा रे और गामा रे सिक्रेट करते हैं, निकलते हैं, ताकि उसकी जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो पाए। ठीक है, जैसे कि कार्बन 6+6 न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और ये, तो कार्बन 12 मास नंबर का जो कार्बन है, ये 12 मास नंबर का जो कार्बन है ये बहुत ही स्टेबल है, ये नेचर पे मिलता है, नेचुरल है, स्टेबल है। ठीक है, बट यहीं पे अगर कार्बन 6+8 हो जाए, मतलब कार्बन 14, तो मास नंबर अगर 14 है और एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल है, दिस इज अनस्टेबल एंड रेडियोएक्टिव। तो जो हमारे प्रोटॉन का नंबर तो सेम ही रहेगा, बस न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो रेडियोएक्टिव होगा या फिर नहीं होगा। जैसे ये रेडियोएक्टिव नहीं है, ये स्टेबल है, ये नेचर में मिलता है, ये हमारे बॉडी पे मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, हर जगह मिलता है। और वहीं पे कार्बन जो 14 है वो रेडियोएक्टिव है, वो अनस्टेबल है। ठीक है, तो ये जो स्टेबिलिटी है डिपेंड किसके ऊपर करता है? न्यूट्रॉन के ऊपर करता है। तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन कंटिन्यूअसली रेस सीक्रेट करते हैं ताकि ये इसमें शिफ्ट हो पाए। तो ये प्रोसेस एक नेचुरल प्रोसेस है या फिर एक फोर्स्ड प्रोसेस हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी क्या कहते हैं? इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट व्हेन ए पार्टिकुलर एटम विल डीके। तो किस मोमेंट पे इसका डीके होगा ये पता चलना बहुत मुश्किल है, क्वांटम थ्योरी में ये बोला नहीं गया है। कितनी भी टाइम से एक एटम बैठा हुआ है, हमें पता नहीं चलता कि वो एटम से जो रेज है वो सीक्रेट होगा कि नहीं पता चलता। और एक चीज क्या है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, द ओवरऑल डीके रेट इज एक्सप्रेस्ड बाय डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ। तो अब एक चीज देखना है कि कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल पे एक एटम तो नहीं रहता, बहुत सारे एटम्स हैं, इनमें से कोई ना कोई एक एटम अपना रेज सीक्रेट कर रहा है, रेडियोएक्टिविटी सीक्रेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें इतना पता चलता है कि जो टोटल रेडियोएक्टिविटी है कि कुछ स्पेसिफिक टाइम बाद उसकी रेडियोएक्टिविटी कितना रहेगा, ये हमें पता चलता है हाफ लाइफ से। ठीक है, अब हाफ लाइफ के बारे में भी बात करेंगे। तो रेडियोएक्टिव डीके क्या होती है? ये एक डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस है, मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, by which an unstable atomic nuclei losses energy by radiation। तो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस था वो एनर्जी लॉस करके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, स्टेबल होते हैं। तो ये जो अनस्टेबल मटेरियल है विद अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव। तो जैसे C14 हमने पढ़ा था, C14 के बारे में देखा, ये C14 जो एटम है रेडियोएक्टिव एटम है। ओके, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है ये डिकम्पोज करते हैं स्पॉन्टेनियसली, रैंडमली, और डीके जो है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, बट विल डू ओनली इन ए स्पेसिफिक वे बाय एमिटिंग सर्टेन पार्टिकल्स। तो ये जो स्टेबिलिटी अनस्टेबल से स्टेबल हो रहा है,
ये स्टेबिलिटी पे जैसे आते हैं तो उसके लिए कुछ कुछ स्पेसिफिक वे ही है, इसे मतलब कोई भी तरीका नहीं हो सकता। इसमें 3 मेन तरीका होता है। एक है अल्फा डीके, जहां पे अल्फा जो पार्टिकल है उसकी सिक्रेशन होती है। दूसरा है बीटा डीके, जहां पे बीटा पार्टिकल की होती है। एंड गामा डीके, जो गामा रेज होती है, जैसे एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, इंफ्रारेड रे, वैसे ही गामा डीके गामा पार्टिकल की, गामा वेव की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ जैसे देखने को मिल रहा है, अल्फा डीके है, बीटा डीके है, पॉजिट्रॉन एमिशन है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, गामा एमिशन है एंड स्पॉन्टेनियस फिशन है। तो ऐसे कुछ कुछ प्रोसेस हो सकता है, बट नेचुरली क्या होती है, अल्फा डीके होती है, बीटा डीके होती है एंड गामा एमिशन होता है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस फिशन यही जो प्रोसेस है, इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। और बाकी दोनों भी आर्टिफिशियल प्रोसेस है। तो इसमें एक चीज हमें जानना है कि कैसे एनर्जी रिलीज हो रही है, उसके लिए हमें एक चीज जानना पड़ेगा, नाम है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसे न्यूक्लियन कहा जाता है। तो ये न्यूक्लियन जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो जुड़ने के लिए अब कोई अट्रैक्शन फोर्स होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं वहां पे ग्रेविटी काम करेगा, उतने छोटे पार्टिकल पे तो काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो न्यूक्लियन है बाइंड, एक साथ बाइंड करके रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो मास है, एक्चुअल जो मास होनी चाहिए वहां से कम है। इसे मास डिफेक्ट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट, मास डेफिसिट या फिर मास डिफेक्ट। ये जो मास है, मास में रिलीज एज वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोन और अदर पार्टिकल एनर्जी। तो ये पार्टिकल एनर्जी कौन सा है, अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, गामा रेडिएशन है। ठीक है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है, ये एनर्जी, ये जो टोटल एनर्जी है, मास और लाइट की जो वेलोसिटी है उसके मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से होती है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यहाँ पे एम है मास और सी है लाइट की गति बेग, वेलोसिटी। ठीक है, लाइट की स्पीड। तो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो क्या होती है, मास की जो चेंज हो रही है एंड जो लाइट की जो वेलोसिटी है वो है। तो ये जो है, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी इज ए मेजर ऑफ द फोर्सेस टू होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। तो जितने भी पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, जितने भी पार्टिकल्स है, मेसन पार्टिकल, पाई पार्टिकल, जो भी है न्यूक्लियस के अंदर, उसको साथ में जुड़े रखने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बस इतना याद रखना पड़ेगा। और क्या है कि ये जो एनर्जी है ये एनवायरमेंट से होती है एंड और हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियन के टूटने के बाद बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। जैसे एक एटम है ड्यूटेरियम का, जिसका मास डिफेक्ट इतना एमयू है, एटॉमिक मास यूनिट है, और बाइंडिंग एनर्जी इतना है। तो इसका मतलब यह है कि इतना बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत है एक ड्यूटेरियम एटम को डिसइंटीग्रेट करने के लिए। मतलब जो ड्यूटेरियम मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन की जो नॉन रेडियोएक्टिव दूसरा पार्टिकल है, एटम है, वो उसे ड्यूटेरियम कहते हैं। तो ये ड्यूटेरियम की अगर बाइंडिंग एनर्जी 2.23 MeV है, तो इतना एनर्जी की जरूरत है एक ड्यूटेरियम एटम को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स तो आसानी से निकल जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कैसे निकालेंगे, तो इतना एनर्जी की जरूरत होती है। अब आते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, हाफ लाइफ है रेडियोएक्टिव आइसोटोप का एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी कि कितने टाइम के इंटरवल में, कितने टाइम के बाद जो एक्चुअल अमाउंट था उसके आधा अमाउंट हो जाएगा। अगर मतलब मान लीजिए कि
20 मिलियन साल पहले 6 किलोग्राम यूरेनियम था जो रेडियोएक्टिव था। कितने सालों बाद वो एटॉम डिसइंटीग्रेट होते होते 3 किलोग्राम में जाके बचेगा, 3 किलोग्राम रेडियोएक्टिव यूरेनियम बनेगा। ये कैसे पता चलता है? हाफ लाइफ की वजह से। ये हाफ लाइफ हर एक रेडियोएक्टिव मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। हर एक रेडियोएक्टिव मटेरियल की अलग अलग होती है। जैसे यूरेनियम का जो है पोलोनियम का वैसा नहीं है, स्ट्रोंशियम का उतना नहीं है, तो कार्बन का अलग है, लेड का अलग है, तो सबका अलग है। तो ये हमें बस पता करना है। It also defined as a time interval required for the number of disintegrations per second of radioactive materials to decrease 1/2. तो हाफ लाइफ में क्या होती है? एक आइसोटोप ऐसा है जिसे डिस्क्राइब किया जाता है एज ए रेट जिसकी डीके होने वाला है एंड जो रेडिएशन है वो रिलीज होगा। जैसे इनिशियल अमाउंट अगर 100% था तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50% रहेगा, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद 25% रहेगा, थर्ड हाफ लाइफ के बाद अराउंड 12% रहेगा, फोर्थ हाफ लाइफ के बाद 6%, फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद 3%, उसके बाद सिक्स्थ हाफ लाइफ के बाद 1.5%, सेवेंथ हाफ लाइफ के बाद 0.75%। तो ऐसे कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है। तो ये बस हमें पता कर लिया। नेक्स्ट क्या होते हैं? ये हाफ लाइफ का यूज क्या है? हाफ लाइफ जैसे कुछ रेडियोएक्टिव आइसोटोप का हमें पता देख लेते हैं। जैसे यूरेनियम 238 का 4.5 into 10⁹ ईयर्स, 10⁹ बहुत लंबा है। कार्बन 14 का 5.7 into 10⁻³ ईयर्स, रेडियम का 1.6 into 10⁻³ ईयर्स, स्ट्रोनियम का 28 साल, बस 28 साल, आयोडीन का 8 डेज, बिस्मथ का और भी कम 19 मिनट, ऑलमोस्ट 20 मिनट, पोलोनियम का कुछ ही सेकंड। तो ये जिसका हाफ लाइफ जितना ज्यादा है, जितना लंबा है, वो उतना धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता है। तो उससे पार्टिकल जो रिलीज होता है, रेडियोएक्टिविटी जो रिलीज होता है, वो उतना कम हार्मफुल है क्योंकि बहुत लंबे समय से हो रहा है। यही पे पोलोनियम देखिए 1.5 into 10⁻⁴ सेकेंड। तो ये क्या है? बहुत ही ज्यादा हार्मफुल। जिसका जितना कम है वो बहुत, उसका कंटिन्यूअस जो रेडियोएक्टिविटी है वो निकलता जा रहा है, तो जितना निकलेगा वो उतना हार्मफुल है। अब आते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। तो रेडियो कार्बन डेटिंग कौन से बेसिस पे किया जाता है? जैसे कार्बन डेटिंग एक आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस है। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो पुराने जमाने में हमें किसी एक चीज का, किसी फॉसिल का हमें मिलता है, तो उसको मिलने के बाद उसका एज क्या है, उसका आयु क्या है, ये हमें ढूंढना पड़ता है, राइट? तभी हमें पता चलता है ये कितना पुराना है। तो जो पुराना कितना है कैसे पता चलता है? तो अगर वो कोई ऐसा एनिमल है, प्लांट है या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए C14/C12 की रेशियो यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। इसमें क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लेते हैं हमारे बॉडी में अभी जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी में कुछ मैकेनिज्म चलता है, मेटाबॉलिज्म चलता है। तो हमारे बॉडी में कार्बन C12 और C14 दोनों ही है। अब C14 और C12 की जो रेशियो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, मतलब जो जिंदा है उसके बॉडी में एक रेशियो पे बना हुआ है कि ये एक रेशियो रहेगी। अब वो रेशियो कैसे मेंटेन होता है? हम खाना खा रहे हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये रेशियो मेंटेन रहता है। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसका डेथ हो गया है, या फिर कोई 5 लाख साल पुराना कोई फॉसिल मिला है जिसका डेथ हो चुका था। अब उसके बॉडी में ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रहा था, एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा था,
वो सारे तो बंद है। तब क्या होगा, उसके बॉडी में जितना C12 कार्बन 12 था उतना ही रहेगा उसके मर्थ टाइम जो था। और कार्बन 14 क्या है, वो तो कंटिन्यूअसली डीके हो रहा है, वो रेडियो एक्टिविटी एमिट कर ही रहा है। तो उस कार्बन 14 का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो कार्बन 14 का अमाउंट कितना कम हुई है वो हाफ लाइफ से हमें पता चल जाएगा, उसके हाफ लाइफ कितना है और कितना अमाउंट प्रेजेंट है। हमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रेशियो है वो पता है, और हमें कौन से ऑर्गेनिज्म मिला है उसमें कितना रेशियो है वो पता है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो फॉसिल मिला है हमें वो कितना साल पहले मरा था, तो उसी टाइम पे एग्जिस्ट करता था। तो बेसिकली ये C14/C12 की जो रेशियो है उससे पता चलता है कि कितना साल में वो बचा हुआ था। और जबकि कार्बन की जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा नहीं है, तो 50,000 साल तक ही हमें पता चलता है। उसके आगे अगर कुछ करना है, कुछ देखना है, या फिर पत्थरों में अगर देखना है कि ये कितना साल पुराना था, तो उसके लिए हम यूरेनियम को यूज करते हैं। यूरेनियम में यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 की जो रेशियो है इसे हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये उसे यूरेनियम डेटिंग मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि वो उसमें कार्बन नहीं है। कोई अगर ऐसा है कि कोई अगर मान लीजिए बाहर का कोई सेलेस्टियल बॉडी है, मतलब महाकाश से आया हुआ कुछ चीज गिरा हुआ है, या फिर कोई पत्थर है जो बहुत पुराना है हमारे पृथ्वी में, तो उसके लिए हम उसकी यूरेनियम यूज करते हैं, क्योंकि उसका बहुत लंबा टाइम हाफ लाइफ है। ओके, तो ये जो मेथड है ये बेसिकली क्या आइडिया है इसका कि रेडियो एक्टिव डीके जो होती है कार्बन 14 आइसोटोप का, ओवर 1000 ईयर्स वो कंटिन्यूअसली डीके होता रहता है कार्बन का। तो ये जो 14 है उसकी रेशियो कम हो जानी चाहिए। ठीक है, तो जितना पुराना होगा उसमें कार्बन 14 उतना कम होगा। ओके, तो दो फिजिक्स साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल्स डीके एट ए साइंटिफिक रेट डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक नंबर एंड द मास ऑफ द डिकेइंग एटम। तो इसी प्रोसेस पे कार्बन डेटिंग किया जाता है। ओके, जैसे डेथ के टाइम पे कार्बन 14 का जो अमाउंट था वो 100% था। 50,730 साल बाद 5,730 साल बाद ये 50% रहा है। 11,660 ईयर्स में ये 25% रहा है, और 17,190 ईयर्स बाद ये 12.5% रहा है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा, अप टू 50,000 ईयर्स हमें पता चल जाता है। ओके, तो ये कार्बन डेटिंग का प्रोसेस था। नेक्स्ट हमें एक चीज जानना है, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होती है, दो बड़े न्यूक्लियाई जो है, एक बड़े न्यूक्लियाई दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जैसे यूरेनियम 235 जो है वो डिवाइड हो जाता है क्योंकि ये बड़ा न्यूक्लियस है, तो वो है फिशन, मतलब टूट के दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। जनरली इसमें क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज मेंटेन्ड बाय द बैलेंस बिटवीन रिपल्सिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड बाइंडिंग एनर्जी। ड्यूरिंग फिशन जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेंट होता है देन बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कोई न्यूक्लियस को बाइंड करके रखता है। अब बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए हमें उससे ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। जो ज्यादा फोर्स हम देते हैं उसे रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो ये रिपल्सिव फोर्स और बाइंडिंग फोर्स के जो बैलेंस होती है उसी में न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। जब रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी से, तब ये फिशन होना स्टार्ट होते हैं। ओके, तो फिशन ये प्रोसेस है, जैसे एक न्यूट्रॉन को अगर हम लगाते हैं तो ये यूरेनियम 235 है, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाता है और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में मोस्टली होता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो बहुत ही लाइट न्यूक्लियस जो है वो कंबाइन होकर एक हेवियर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है। जैसे कि दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर है
तो वो बाइंड करके एक हीलियम एटम बना लेते हैं। ठीक है, ये फ्यूजन प्रोसेस है। The sum of the masses of the product nuclei is less than the sum of the initial fusion nuclei। तो बेसिकली क्या होती है कि जो पहले न्यूक्लियस था उसका जो मास है, उसका जो वजन है, वो वजन ज्यादा है जो बाद में बना उसके वजन से। जो बाद में बना उसका वजन कम है, जो पहले था उसका वजन ज्यादा है। अब क्या है कि ये जो वजन की डिफरेंस हुई है, इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, इसे फ्यूजन एनर्जी कहते हैं। ये प्रोसेस पे कौन सा क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन बॉम्ब। और यही असली रीजन है सन में पावर का। सन की जो हमारे मतलब लाइट एमिट करता है या फिर एनर्जी बनते हैं, वो सन की एनर्जी कैसे होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, एक ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन 2 1 और एक ट्राइटियम मतलब हाइड्रोजन 3 1, ये दोनों मिलके एक हीलियम एटम बनाते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है। अब न्यूक्लियर मटेरियल्स जो होते हैं, जो टोटल न्यूक्लियर मटेरियल हमारे पृथ्वी में मिलते हैं, वो दोनों टाइप के होते हैं। एक है फिशाइल, मतलब जो बड़े न्यूक्लियस होते हैं, जो टूट के डिवाइड हो सकता है, डिवाइड होकर दो अलग हो सकते हैं, टूट सकते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है। ठीक है, दूसरा है फ्यूशनेबल, मतलब जो जोड़ के दूसरा एक एटम बना सकते हैं, जैसे ड्यूटेरियम है एंड टाइट्रियम है। ओके, अब न्यूक्लियर फिशन जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है एक थर्मोन्यूक्लियर प्रोसेस है। तो न्यूक्लियर फिशन में क्या होती है? ये फिशन कैसे डिफाइन किया जाता है? कंबाइनिंग ऑफ सेवरल स्मॉल न्यूक्लियाई। तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो है वो साथ में कंबाइन होके जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, और साथ साथ में सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो और साथ में ये जो मास की डिफरेंस होती है, मतलब जो छोटा न्यूक्लियस था उसका जो टोटल मास है और बाद में जो बना उसका जो टोटल मास है, दोनों अलग है। अब ये दोनों अलग होने की वजह से एक मास की डिफरेंस है, वजन की डिफरेंस होगी। तो वो जो वजन की डिफरेंस है उसी के अमाउंट का सेम एनर्जी निकालते हैं, और यही एनर्जी है सन में, सूरज में जो एनर्जी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पावर्स आवर सन एंड harnessing this fusion energy could provide unlimited amount of renewable energy। तो ये जो एनर्जी है इसके लिए हमें फॉसिल फ्यूल यूज नहीं करना पड़ रहा है, तो ये अनलिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी है। ओके, तो एग्जाम्पल है क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में 4 हाइड्रोजन मिला के एक हीलियम बनता है। ये 4 हाइड्रोजन था, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ये फ्यूजन प्रोसेस में हीलियम बन रहा है। तो ऐसे ये एग्जाम्पल है। अब थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन अर्थ में कैसे हो सकता है? ओके, तो हमारे ये तो हमने सन में पढ़ा, सूरज के अंदर पढ़ा। फ्यूजन प्रोसेस, फिशन की जो प्रोसेस है उसमें ऑलरेडी हमने एटॉमिक बॉम्ब बना लिया है। फ्यूजन की जो प्रोसेस है उसे कैसे हम यूज कर सकते हैं? तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ये जो है फ्रांस पे बना हुआ है, फर्स्ट फ्यूजन डिवाइस है that will produce net energy and would maintain fusion for long period। मतलब इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ये फ्रांस पे बनाया गया है। फर्स्ट ऐसा फ्यूजन डिवाइस है जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एंड बहुत लंबे समय के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। ओके, तो ये जो मशीन है ये 500 मेगावाट के फ्यूजन पावर को बना सकता है। आईडीआर में 35 कंट्रीज है जो न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया उनमें से एक है। ठीक है, इंडिया भी पार्टिसिपेट है।
ये जो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है ये 2025 में खत्म होने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2025 ही ऐसा साल है जिसमें ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर की कंप्लीशन होने वाली थी। एंड फ्यूशन जो रिएक्शन है उसकी फिजिबिलिटी लार्ज स्केल में चेक हम करने वाले थे। तो ये बेसिकली क्या है, आईटीआर के सोर्स से ही मिला है हमें। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट फ्यूशन रिएक्टर है ये उसका फोटो है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है बहुत ही ज्यादा है, 20 बिलियन है, 20 बिलियन यूरो, नॉट इवन 20 बिलियन डॉलर। यूरो की प्राइस और भी ज्यादा होती है। तो बेसिकली क्या होती है, एक सेंट्रल सोलेनॉइड रॉड रहता है और उसके चारों तरफ पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है। ओके, और ये क्या करता है, अगर हम अंदर में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को इंटर करवाते हैं तो वो अंदर रोटेट करके फ्यूज हो जाते हैं एंड हीलियम बनाते हैं। और इसको, ये जो मशीन है इसको स्टेबल रखने के लिए कोल्ड वाटर भेजा जाता है जो गर्म होकर बाहर निकलते हैं। ऑब्वियसली एनर्जी अंदर बहुत ज्यादा है तो इसीलिए हॉट वाटर बाहर निकलते हैं। ओके, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो न्यूक्लियर फिशन की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। ओके, तो ये चीज हमें जानना था, जिसमें आप देखिए ये जो प्रोजेक्ट के पार्टिसिपेंट है 35 कंट्रीज है, जिनमें यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है, जापान है, चाइना है, रशिया है, साउथ कोरिया है, यूएस है एंड इंडिया भी है। ओके, तो टाइमलाइन क्या था, 2006 में ये प्रोजेक्ट बना था, 2020 में ये असेंबलिंग स्टार्ट हुई है, 2025 में फर्स्ट प्लाज्मा प्लान्ड है और फुल फ्यूजन जो एक्सपेरिमेंट है वो 2035 तक होने वाला है। ठीक है, तो अभी स्टार्ट कैसे होगी, 2025 में फर्स्ट प्लाज्मा से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट और एक चीज हमें जानना है, टोकामैक। ये टोकामैक क्या होती है, टोकामैक बेसिकली एक पावरफुल मैग्नेट है जो प्लाज्मा के शेप में बना हुआ है। ये टोकामैक बेसिकली दूसरा एक फ्यूजन रिएक्टर का कैंडिडेट है, यहाँ पे बनाने की बात हो रही है। और टोकामैक जो है बहुत ही सेवरल टाइप्स के मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट डिवाइस यूज करते हैं। मतलब ये थर्मोन्यूक्लियर पावर बनाने के लिए बहुत ज्यादा जो मैग्नेटिज्म है उसे यूज करते हैं। आई होप मैग्नेटिज्म की क्लास आप लोगों ने देख लिया है, अगर नहीं देखा है तो इसे जाके जरूर पढ़िए, अदरवाइज ये फ्यूजन जो डिवाइस है इसको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, अब ये टोकामैक क्यों न्यूज पे था, HL2M टोकामैक जो है चाइना की लार्जेस्ट एंड मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंट रिसर्च है। ठीक है, तो आपको अगर पूछा जाए HL2M टोकामैक किससे रिलेटेड है, तो चाइना की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ये सिचुआन प्रोविंस में लोकेटेड है और लास्ट ईयर कंप्लीट होने वाला है। इसे इतना ज्यादा ये एनर्जी जनरेट किया है, इसे आर्टिफिशियल सन भी बोला जाता है। ओके, जो बहुत ज्यादा हीट को प्रोड्यूस कर सकता है। इट यूजेस ए पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड टू फ्यूज हॉट प्लाज्मा एंड जो टेम्परेचर है वो 150 मिलियन डिग्री तक भी पहुंच सकते हैं। ओके, तो ये हमें याद रखना होगा कि 150 मिलियन डिग्री तक ये पहुंच सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स हॉटर देन द कोर ऑफ सन। तो सन के जो कोर पार्ट है, ऑब्वियसली हमें पता है कि सन के जो सूरज के जो कोर पार्ट है वहां से कोरोना के जो बाहर के जो पार्ट है उसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है। इवन ये जो टोकामैक है, ये आर्टिफिशियल सन जिसे हम कह रहे हैं, ये सन के कोर से भी 10 टाइम्स हॉटर टेम्परेचर तक पहुंच सकता है। ओके, तो इसीलिए इसे आर्टिफिशियल सन भी कहा जाता है। तो साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो डिवाइस है दैट कैन पोटेंशियली अनलॉक पावरफुल क्लीन एनर्जी एट वंस। तो क्लीन एनर्जी का मतलब क्या है, उसके लिए हमारी जो पृथ्वी है उसे एक्सटॉर्शन या फिर
खराब करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने आपस में बनाया। बस दिक्कत ये है कि टोकामैक को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। ओके, तो ये चाइना का एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस था, जिसका आपको नाम याद रखना है। ओके, तो आई होप न्यूक्लियर साइंस के बारे में अब और कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर मेंशन है, वहां से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में आपको हेल्प होगा, तो इसे लाइक जरूर कीजिए। परीक्षा जंक्शन की जो प्लेटफॉर्म है वो कंप्लीटली फ्री है, और ये यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, थ्रेड, ये सारे प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़िए, क्लासेस कीजिए अच्छे से, और अगर वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो करंट टॉपिक है ये स्पेसिफिकली इंडिया बहुत ही ज्यादा क्लीन एनर्जी के ऊपर एम्फेसिस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है क्लीन एनर्जी को, तो इसलिए एग्जाम्स में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसे अच्छे से पढ़िए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू परीक्षा जंक्शन।